उम्र के अंदर ये समस्या बढ़ जाती है। बुजुर्गों से पूछेंगे तो ये समस्या से ग्रसित बढ़ते चले जा रहे केस। तो आज हम प्रोस्टेट के बारे में जानेंगे। तो गोपाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हम सबके बहुत आदरणीय हमारे सुपर अपलाइन, सुपर मेंटोर, शानदार शानदार पर्सनैलिटी, सबका हमेशा साथ देने वाले, अपनी ऊंचाई से नीचे उतरकर सबके सेम ऊंचाई पर लेके जाने वाले हम सबके आदरणीय सुपर वीएमसीएम एंड ग्रेट एम्बेसडर आदरणीय विकास बनोट सर। यहाँ पे आप सभी वीएमसीएम्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम इस जानकारी को रखने में विश्वास करते हैं। और जानकार होना, नॉलेजेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जानकारी होगी तभी वो उबल के बाहर आएगी। अगर जानकारी नहीं होगी तो झिझक हमेशा बनी रहेगी, डाउट्स हमेशा बने रहेंगे, आत्मविश्वास हमेशा डाउन रहेगा। आज हम अपने वेस्टिज के जो शानदार प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि लगभग हर मेल को प्रभावित करता है। 10 में से लगभग हर 8 मेल्स के 80% मेल्स को जो है अगर उसमें कोई समस्या आ जाए तो उस समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसका नाम है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बेसिकली हम जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रंथि होती है। ये ग्लैंड होता है, ये ऑर्गन नहीं होता है, एक ग्रंथि होती है। और ये हम जेंट्स के, मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। होता क्या है, जेंट्स के अंदर ये जो हमारा किडनीज होती हैं, जो कि खून की सफाई करती हैं, और साफ करने के बाद जो वेस्ट होता है पानी की शक्ल में, जो वेस्ट होता है उसको आप देखेंगे नीचे एक ब्लैडर बना हुआ है। दोनों किडनियों से ब्लैडर के अंदर वो हमारा वेस्ट पानी जो होता है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं, उस ब्लैडर के अंदर आके इकट्ठा होता है। और जिस नलियों से ये किडनी से ब्लैडर में आ रहा है उसे यूरेटर बोलते हैं। और ये जो ब्लैडर है, अब इसके अंदर हमारा यूरिन जो है इकट्ठा होता रहता है। आप यहां देखिएगा कि इस ब्लैडर के नीचे, ये जो ब्लैडर अभी हमने देखा था, नीचे ब्लैडर लिखा हुआ है, इसी ब्लैडर पे फोकस करते हैं। ये ब्लैडर के नीचे एक ग्रंथि होती है। जो नॉर्मल वाली आप फोटो देखेंगे तो उसके अंदर आपको ग्रंथि दिखाई दे रही है, एक ग्रंथि है। ये एक ग्लैंड है जो कि मतलब इस ब्लैडर से निकलकर एक और ट्यूब नीचे जा रही है, जो कि यूरिन फ्लो को करने में, यूरिन को डिस्चार्ज करने में, यूरिन को रिलीज करने में, उसका नाम, उसको यूरेथरा बोलते हैं, है ना। यूरेथरा के चारों तरफ ये एक ग्रंथि होती है। अखरोट के साइज का इसका आकार होता है। और ये यूरेथरा उस मूत्र नली जिसको बोलते हैं, उसके चारों तरफ ये होती है। अब जब मेल्स की समस्या, मेल्स की उम्र जब लगभग 40 से ऊपर हो जाती है, पहले तो 50 से ऊपर के ऊपर होती थी, अब 40 के ऊपर भी हमारे को ये समस्याएं फील होती हैं, जेंट्स को फील होती हैं। या 40 या 50 साल के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन्स होते हैं, उसको DHT ऑर्गन्स बोलते हैं। DHT ये हार्मोन्स की जो इसके ये बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स के बढ़ने से, असंतुलित होने से, ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप बराबर में देखेंगे कि एनलार्ज जो लिखा हुआ है, तो ब्लैडर से जो हमारा यूरिन की जो नली है उसके ऊपर दबाव पड़ता है। उसके ऊपर दबाव पड़ने से क्या होता है कि वो बाथरूम जो इजीली जो है, यूरिन हमारा इजीली जो फ्लो डिस्चार्ज होना चाहिए, वो डिस्चार्ज ना होकर क्या होता है, रुकने शुरू हो जाता है। ये जब तक बढ़ रहा होता है तब यूरिन जो है रुक रुक के आता है। और एक समय में जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। समस्याएं कैसे गंभीर हो जाती हैं कि जब ये बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा, यूरिन काफी हद तक रुकना शुरू हो जाएगा। यूरिन ब्लैडर के अंदर ही रहेगा। ब्लैडर के अंदर रुकेगा तो ऊपर से जो किडनी से जो यूरिन आ रहा है वो जो है किडनी के, अब ब्लैडर के अंदर जाने की जगह नहीं बची। इस तरह से क्या होता है कि यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है। यूरिन रिटेंशन की वजह से क्या होता है कि वहां पर यूरिन इकट्ठा जो होता है वो एक एसिड है,
वो एक वो सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं। अब जब शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल रुके रहेंगे तो किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा और इस तरह से ब्लैडर के अंदर भी स्टोन्स बनने शुरू हो जाएंगे, किडनी के अंदर भी स्टोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से जब ये समस्याएं आने लगती हैं तो फिर आदमी का किडनी जो है, किडनी की जो एक प्रॉब्लम होती है CKD, वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जिसमें किडनी धीरे धीरे फेल होने की तरफ दिशा में आगे जाती है। और जब किडनी आखिर में फेल होती है तो वो फिर उसका असर, जो अभी हमने डॉक्टर गगन साहब के जो उसके सेशन के अंदर पढ़ा था कि किडनी का संबंध हार्ट के साथ होता है। तो समस्या कहां से शुरू हुई? ये जो ब्लैडर है उसके नीचे जो अपना ग्रंथि है, ये ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ 10 में से 8 लोगों की ये ग्रंथि का आकार DHT हार्मोन के ज्यादा मात्रा में होने से इसका आकार बढ़ता है। और यदि रोकथाम ना की जाए, अगर इसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? ये समस्या गंभीर हो जाएगी। समस्या, ग्रंथि बढ़ गई, हमें पता कैसे चलेगा? आम आदमी को कैसे पता चलेगा? उसको ना रुक रुक के पेशाब आएगा या बाथरूम कर भी लेगा तो उसको ये फीलिंग आएगी कि अभी उसको फीलिंग अभी बाथरूम अभी इसको पूरी तरह से हुआ नहीं है, उसको एक भारीपन महसूस होगा, जलन होगी और ये सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। उसके स्टमक के निचले वाले हिस्से में एक भारीपन महसूस होगा। तो अब ये समस्या तो आ गई, लेकिन ये समस्या आती कैसे? ये बेसिकली 10 में से 10 लोगों को क्यों नहीं होती, 10 में से 8 को क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, ये उसकी वजह से प्रभावित होती है। और 10 में से 2 ही लोग हैं जो कॉन्शियस होकर अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देके उसी अनुसार अपनी दिनचर्या को और अपने खान पीन पे कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको, उन 2 लोगों को समस्या नहीं होती, लेकिन 8 को होती है। तो इसका मतलब है ज्यादातर लोग कुछ ऐसी गलती करते हैं अपने जीवन के अंदर, उस गलतियों को हमें नहीं दोहराना। मैं आपको बताता हूं गलतियां क्या होती हैं। हमारे को जो हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं उनको ये समस्या कम होती है या ना के बराबर होती है। हरी सब्जियों के अंदर भी लौकी, करेला, पालक, मेथी, मतलब हरी सब्जियां खाने वाले लोगों को ये समस्या ना के बराबर होती है। टमाटर को कच्चा नहीं खाना, कच्चा कभी वैसे खा सकते हैं, पर टमाटर जो पक के उसके अंदर जो लाइकोपीन नाम का जो कंटेंट होता है, ये प्रोस्टेट की ग्रंथियों को सिकोड़ने का काम करता है। जो हमारे DHT हार्मोन्स होते हैं, जो दाढ़ी आना, बाल आना, जो और भी हमारे शरीर के अंदर सिस्टम्स का विकास होना, वो DHT हार्मोन्स होते हैं। ये वो हार्मोन्स ग्रंथियों के आकार को बढ़ने नहीं देते। अगर हम ये चीजें खाते हैं, जैसे हमने हरी सब्जियां खाई, हमने लौकी, करेला, पालक, मेथी इत्यादि खाया, है ना, और अगर इसका इलाज करने पे हम आ जाएं तो कद्दू के बीज भी जो है इसके लिए बहुत ही यूजफुल माने जाते हैं। कद्दू और कद्दू के बीज भी। फलों के अंदर अगर जो लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, खट्टे फल अगर आप ज्यादा मात्रा में ज्यादा खाओगे, ज्यादा मात्रा में संतरा खाओगे, ज्यादा मात्रा में, मैं मेल्स के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब हम विटामिन C के चक्कर में कई बार खट्टी चीजों को, जैसे अचार हो गया, इसीलिए जेंट्स को अचार खाने के लिए रोका जाता था। ये कह के रोका जाता था, हमारे को पुराने जमाने में ये बोलता थे कि जो जेंट्स ज्यादा खट्टा अचार खाएगा, ज्यादा अचार खाएगा, उसको लड़कियां पैदा होंगी। मतलब मुझे अपने बचपन का वो वाकया याद आया और मैं बचपन से अचार को छोड़ ही दिया था, इसलिए नहीं, मतलब मन में कहीं ना कोई बात रह गई थी। लेकिन आज समझ में आ रहा है मेडिकली कि खट्टी चीजें ज्यादा मात्रा में खाने से जेंट्स के DHT हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में रिलीज होंगे, ग्रंथि का आकार, सेल का आकार बढ़ेगा और वो दबाव बनेगा। दबाव बने से एक समय पे वो बढ़ता जाएगा, वो रुक जाएगा तो ऊपर किडनी का सिस्टम भी प्रभावित करेगा और अंत में हार्ट फेलियर की तरफ भी जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो बहुत ज्यादा मात्रा में, हाँ, हम रेगुलर ना खाएं, बीच बीच में खाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये हमारी, मतलब ये समस्या पैदा होती है, हम कर क्या रहे हैं, अगर उस जड़ पे ठीक कर लें तो ये समस्या आगे जाके हमें नहीं होगी। बहुत ज्यादा खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी या नींबू का लगातार इस्तेमाल करना, है ना। वैसे हम कहते हैं कि लेकिन हम आंवला खा सकते हैं,
आंवला भी विटामिन सी का सोर्स है, लेकिन नींबू को लगातार उस पे डिपेंड होना, आए और नींबू पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो जेंट्स के लिए एक समय में आगे जाकर 40-50 साल में जाने के बाद, फिर उस जोन में जाने के बाद ये समस्या बढ़ जाती है। अभी पहले हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, पहले हम रूटीन के बारे में बात करेंगे, रूटीन पे कंट्रोल करेंगे। तली भुनी जितनी भी सब्जियां होती हैं उनको तलना भुनना कम है, मसालेदार सब्जियां कम खानी है, और बहुत सारी खट्टी चीजों को इनका तो टोटली परहेज करना है। और शराब, गुटखा और ज्यादा चाय पीना नहीं, ज्यादा चाय पीना, ज्यादा कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीजों को हमारे को कंट्रोल करना चाहिए दिनचर्या में, क्योंकि पूरी 24 घंटे इस दिनचर्या में बीते हैं। और हमारे को अगर ये समस्या किसी को जब हो जाती है तो उसको आलू, बैंगन, गोभी और मटर, ये 4 चीजों को कभी कभी खाना चाहिए। इस चीजों को हटा देना चाहिए। रात का भोजन हल्का रखना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले पानी कम पीना चाहिए। सवेरे उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन ये इसका वो इलाज है, पहले हम अपनी दिनचर्या को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इसका आयुर्वेदिक इलाज है। आयुर्वेद क्या करता है कि इसमें हमारे पास जो इसके डीएचटी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जो ग्रंथियों की सूजन होती है उसको कम करता है, उनके आकार को कम करता है और चीजों को इन्फ्लेमेशन से नॉर्मल की तरफ लेके जाता है, यूरिन के फ्लो को बड़ा करता है और फिर एक इंसान को जो एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, वो सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, नॉर्मलसी की तरफ लेके जाता है। तो साथियों, हमारे पास दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल सिस्टम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आज अपने आप को, जिसको आज साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 साल, 2 दशकों से ज्यादा जिसके बनाए प्रोडक्ट्स को करोड़ों लोग करोड़ों बार इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके अंदर एक प्रोडक्ट आता है हमारा प्रोस्टेट केयर। इसके अंदर क्या होता है, 8 तरह की जड़ी बूटियां डली हुई हैं। 8 तरह की चीजें एक समस्या पे काम कर रही हैं। मैं जड़ी बूटियों के नाम बताऊंगा, पुनर्वा, पुनर्नवा, वरुण, शतावरी, कंचनार, शिलाजीत, गोक्षुर, अपराजिता और सुपारी। अब जो पुनर्नवा है वो प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है। सूजन, अच्छा, इस समस्या को अगर कोई किसी ने अपनी दिनचर्या के साथ उसको सही नहीं किया तो ये पहली स्टेज क्या होती है प्रोस्टेट बढ़ने की, उसको बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। यहां पर ये लक्षण जो है आकार ले लेते हैं, पता लग जाता है कि ये मुझे समस्या हो गई है। यदि अभी भी अपनी दिनचर्या को नहीं वो ध्यान दे रहा और ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो इसकी जो दूसरी स्टेट होती है उसको कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, यानी अब उसके अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है। अब यानी सूजन आएगी तो आकार, दबाव, जो हमारी यूरिन की जो नली है उसमें और दबाव पड़ेगा। यूरिन अब ब्लैडर के अंदर ज्यादा देर तक रुका रहेगा, ज्यादा देर तक वो वहां पर जो है बैक्टीरिया पैदा होते रहेंगे और वो सारे एरिया इफेक्टेड होगा। तो प्रोस्टेटाइटिस से बढ़ने से पहले अगर हम बीपीएच में जब ये लक्षण आने शुरू हो जाएं, हमें ये औषधियां और दिनचर्या पे नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो तीसरी स्टेज होती है, अगर तब भी कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता तो उसको फिर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, यानी वहां पर नेगेटिव ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो उस दिशा के अंदर चली जाती है। तो हमारे पास ये जो इसके अंदर एक 8 जड़ी बूटियों का, आप सोचो 8 जड़ी बूटियां आप अलग अलग अरेंज करें, उससे अच्छा सीधा ही प्रोस्टेट केयर की डब्बी खरीदें। पुनर्नवा उसके अंदर उसकी सूजन को कम करता है, यानी कि जो प्रोस्टेटाइटिस की तरफ बढ़ गई है उससे वापस लाता है। पेशाब में रुकावट और जलन इत्यादि में राहत होती है। और ये सबसे बड़ा क्या काम करता है, ये बहुत उपयोगी है, बाथरूम को ज्यादा मात्रा में लाने में, रिलीज करने में, खाली करने में ये मदद करता है। इसको मेडिकल टर्म होती है ड्यूरेटिक, है ना, ये होता है। वरुण जो है औषधि, ये प्रोस्टेट के आकार को कंट्रोल करने में मदद करती है। शतावरी जो हार्मोन्स का डीएचटी हार्मोन्स है, ये जेंट्स के लिए भी बहुत शानदार है। शतावरी ये एक मिथ्या है, भ्रम है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है, ये जेंट्स के लिए भी हार्मोन्स को बैलेंस करती है, वो जो हार्मोन्स असंतुलित हो गए हैं। कचनार और शिलाजीत, अच्छा शिलाजीत क्यों इस्तेमाल की जाती है, बार बार यूरिन करने से और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आने से और जो अंदर चीज होती है उससे शरीर में कमजोरी आती है, तो ये शरीर को ताकत देती है, ऊर्जा देती है और इसको सपोर्ट करती है। गोक्षुर जो है ये भी सूजन को घटाता है। अपराजिता भी सहायक औषधि के रूप में काम करती है। सुपारी ज्यादा मात्रा में कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पर इसके अंदर एक लिमिटेड मात्रा में साइंटिफिक तरीके से वो भी इसके लिए एक लाभदायक चीजें हैं। तो साथियों, ट्रीटमेंट पे फटाफट ध्यान दें
ताकि बीपीएच से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरलेशिया से ये स्टेज 1 से ये स्टेज 2 पे ना जाए, प्रोस्टेटाइटिस में ना जाए, सूजन पे ना जाए और फिर उसके बाद कैंसर में ना जाए। और दिनचर्या पे कंट्रोल करें, वेस्टिज के इस प्रोडक्ट का रेगुलर इस्तेमाल कर दें। मैं सवेरे शाम अभी से 1 कैप्सूल सवेरे और 1 कैप्सूल अभी रोज प्रोस्टेट केयर का खाता हूं, अभी खा रहा हूं, तो आगे जाकर यानी इस एक एक्टिविटी से किडनीज और फिर हार्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इन तमाम चीजों से बचा जा सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी एमआरपी वैल्यू 596 है, इसका डीपी प्राइस 417 है और इसमें 13.90 पीवी हमें मिलते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, शानदार डॉक्टर साहब। आज तो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से हमारे को ट्रेनिंग दी गई है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन। आपको बेसिकली ये ट्रेनिंग इसी तरह हमेशा आप लोगों को भी देनी है दोस्तों। गूगल का खजाना आपके पास पड़ा है। जैसे गोपाल जी ने भूमिका बनाई, बीमारी होती क्यों है, पहले हमारे उस ऑर्गन्स की जरूरत क्या है बॉडी के अंदर, उसका काम क्या है, उसके काम के बारे में बताया, फिर उसकी खराब होने के कारण बताए, फिर कौन सी डाइट है जिससे लेने से ये पड़ता है, कौन सी डाइट लेने से ये कम होता है। यानी फ्री के फार्मूले भी आपको बताने हैं कि हमारा सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताना। कस्टमर के सामने जब ये बताएंगे तो आपकी वहाँ पे जो ग्रिप है आप उनका आपस में रिलेशन का वो ज़्यादा और मजबूत होता है। तो ये चीज़ है। फिर आप अपने सप्लीमेंट के बारे में बताएं, उसके अंदर क्या क्या हर्ब्स डाली हैं उसके बारे में। तो ये बहुत ही सटीक जानकारी आज गोपाल जी ने दी है। तो आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा गोपाल जी का।